सबसे पहले समझो बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ नाउन कह रहा है, यहाँ भी नाउन कह रहा है। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसका भी प्लूरल बनता है, उसका भी प्लूरल बनता है। कैसे बनता है मालूम है? गरीब एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने का क्या तरीका है, याद रखना है बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। अच्छा, आप लोगों में नरेशन किसको किसको आता है? हैंड अप प्लीज। आता है? नरेशन कितने तरह के होते हैं? नरेशन 6 तरह के होते हैं। वाह 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 वाह, गजब का नरेशन आप लोग को आता है। और आपको नरेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं नरेशन। आप लोग देख रहे हैं ना, ऑफलाइन में भी बच्चे गजब गजब के बैठे हुए हैं, कह रहे कि नरेशन जो है 5 तरह के होते हैं। ओके, नरेशन कितने तरह के होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले जान लीजिए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और ऐप का भी नाम है। जो भी ग्रामर सीखना चाहता है या स्पोकन सीखना चाहता है तो एकदम आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए और अपने भी सीखिए। चलिए, हमारे जो है क्लास में एक विचित्र बच्ची बैठी हुई है, प्रियंका, जिसका का नाम है कि नरेशन कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं। गजब। चलो बेटा, जानो नरेशन क्या है और नरेशन कितने तरह के होते हैं। नरेशन के स्पेलिंग ही होता है, ध्यान देना। ओके, अब यदि कोई आपसे पूछता है कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन का हिंदी क्या होता है, तो एक शब्द में जवाब दे दीजिए कि नरेशन का हिंदी होता है कथन। क्या होता है? कथन। जब स्पीकर दूसरे के बातों को अपने शब्दों में कह देता है, बोल देता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। और नरेशन 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रही है? कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं बेटा नरेशन। कितने तरह के? हाँ, 2 तरह के होते हैं, जान लीजिए। मैंने ओरल में क्या बताया आप लोगों को? डायरेक्ट स्पीच, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रही है? नरेशन 5 नहीं होते हैं बेटा, नरेशन 2 ही होते हैं। हाँ, 5 टाइप्स के सेंटेंसेज पढ़ने हैं नरेशन में। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आ रही है? 5 तरह के सेंटेंसेस को नरेशन में चेंज करना सीखना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि 5 टाइप का सेंटेंस आपको आना चाहिए, उसका जिक्र हम कर देंगे, घबराना नहीं है। ओके, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है बेटा, कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। कोई दिक्कत? चलो, एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही सेड टू मी, और कॉमा लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आई एम हैप्पी टुडे। ओके, चलिए, अब ये जो है सेंटेंस जो है, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आ रही है? चूंकि ये डायरेक्ट कह दिया गया है कि ही सेड टू मी आई एम हैप्पी टुडे,
और अभी मैंने बताया था कि नरेशन का हिंदी होता है कथन। क्या होता है? कथन। स्पीकर जब दूसरे के शब्दों को अपने शब्दों में बोल देता है, अपने भाषा में बोल देता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। इस चीज को पहले समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या? कि आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूं। तो देखो, आई माने होता है मैं, तो क्या मैं खुश हूं? नहीं। कौन खुश है? हाँ, ही खुश है। जैसे कहा जाए कि राम ने मुझसे कहा कि आज मैं खुश हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना, राम के कथन को, राम के स्टेटमेंट को मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं। तो खुश कौन है? राम है, मैं नहीं हूं। मैं तो राम के सेंटेंस को अपने जुबानी बोल रहा हूं। समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत? चलिए बेटा, यानी कि यहां पर हैप्पी कौन है? ही। अब समझ में आ गया कि ये स्पीकर जब दूसरे के शब्दों को अपने भाषा में बोल देता है, अपने जुबानी बोल देता है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। कोई दिक्कत? तो ये डायरेक्ट नरेशन का जो है परिभाषा हो गया। और जब इनडायरेक्ट बदलेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट में इसको जब हम इसको चेंज करेंगे, इस सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं बेटा। किसके अंतर्गत? ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर का एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये समझ लो मेरे भाषा में कि इधर से कान पकड़ो और रगड़ो, चाहे इधर से पकड़ के रगड़ो। दर्द किसको हो रहा है? कान को। तो इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट कहो और चाहे इनडायरेक्ट कहो, अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है, डिग्री हो गया। डिग्री में भी जब चेंज करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, तो चेंज कर देंगे लेकिन अर्थ सेम निकलता है। जैसे आम, मैं आम खाता हूं, या आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ये वॉइस में पढ़ना है ना। तो मैं आम खाता हूं या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो आम तो मेरे ही पेट में गया ना। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, मैं आम खाता हूं या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, क्या अंतर पड़ता है? तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर हैं बेटा, इस पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, किसका? नरेशन का, कि नरेशन का इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो मैंने बताया कि नरेशन क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस मैंने लिखा कि ही सेड टू मी आई एम हैप्पी टुडे, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। क्या है? डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। समझ रहे ना? डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और जब इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बदलने का कुछ नियम होता है। क्या होता है? नियम होता है, ठीक है ना। क्या नियम होता है जानना चाहेंगे बेटा आप लोग? है, जानना चाहेंगे आप लोग? चलो बेटा, सबसे पहले जान लो बेटा सेंटेंस। इसमें क्या जान लो? जिसको आप नरेशन समझ गई थी, है ना बेटा, जिसको आप नरेशन समझ गई थी, वो सेंटेंस पहले आप लोग जान लो। किसको नरेशन समझ गई थी? 5 जो सेंटेंसेज होते हैं जिसे इनडायरेक्ट में स्पीच में बदला जाता है, उसी को आप नरेशन समझ गई थी, ठीक है ना बेटा। तो पहला क्या होता है इसमें? एसर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? हाँ, एसर्टिव सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर आप सचमुच में चाहते हो कि नरेशन पर कमांड हो जाए, सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं, सचमुच में चाहते हैं कि नरेशन पर कमांड हो जाए, तो सबसे पहले जरूरी है, नरेशन पढ़ने से पहले जरूरी है यह जानना कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है। पता है मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर इसको पहले इसको क्या कहते हैं मालूम है? इस पूरे सेंटेंस को और इस पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? तो जान लो पहले, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। इस पूरे सेंटेंस को, इधर वाले पार्ट को, जो कॉमा से पहले वाला है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा आरवी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना? इसको कहते हैं आरएस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना? तो यहां जो देख रहे हैं ना बेटा सेड टू, क्या देख रहे हो बेटा? हाँ, यहां जो है सेड टू देख रहे हैं ना, यहां कभी सेड टू आएगा, कभी सेड आएगा, कभी सेज आएगा, कभी सेज टू आएगा, कभी विल से आएगा। ठीक है ना? तो इधर का जो वर्ब होता है, यानी कि आरवी का जो है क्या होगा? वर्ब होगा, वो आरएस के टेंस के अनुसार बदलता है और सेंटेंस के अनुसार बदलता है। तो आरएस का सेंटेंस किधर हो सकता है? तो एसर्टिव सेंटेंस में हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो सकता है, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो सकता है। तो जिस सेंटेंस में होगा उसके मुताबिक सेड टू को, सेड को और से टू को, सेज टू को चेंज करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी फिलहाल समझने के लिए समझ लो, जैसे ये आरएस का जो है सेंटेंस है कि आई एम हैप्पी टुडे, ये जो है एसर्टिव सेंटेंस है। क्या है? एसर्टिव सेंटेंस। हम एसर्टिव सेंटेंस भी पढ़ाए हुए हैं, ऐप पर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव भी पढ़ा है, इंपरेटिव भी पढ़ा है, ऑप्टेटिव भी पढ़ा है और एक्सक्लामेटरी भी पढ़ा है। अगर आप लोगों का क्लास मिस कर गया हो तो अभी चैनल का नाम मैंने बताया था ना, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ऐप पर जो है लेक्चर अपलोड है, यूट्यूब पर नहीं है, ऐप पर अपलोड है। वहां से जाकर समझ लीजिए कि ये सारे सेंटेंसेज होते क्या है, ताकि नरेशन चेंज करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ओके, कोई दिक्कत बेटा? चलो, तो ये सेंटेंस किस में है बेटा? हाँ, ये जो है आरएस का सेंटेंस है किस में? एसर्टिव सेंटेंस में। तो एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का हाँ रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है। अगर यही सेंटेंस, आरएस का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता तो उसका अलग रूल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो अलग रूल हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर यह आरएस का सेंटेंस होगा तो अलग रूल हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी में होगा तो अलग हो जाएगा। इसलिए पहले ये सेंटेंस जानना जरूरी है। और सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, पहचानेंगे ना, इधर का सेंटेंस पहचानना पड़ेगा ना। जैसे मान लें कि आई एम हैप्पी टुडे, ये पता चल रहा है कि कौन सा सेंटेंस है? एसर्टिव सेंटेंस है। तो एसर्टिव का रूल पर हम बना देंगे, अभी बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि जब एसर्टिव में सेंटेंस रहता है तो सबसे पहला नियम है, क्या करते हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, और से टू को टेल में बदलते हैं। समझ में रही है ना? थोड़ा सा आगे बढ़े क्या? बढ़े। अगर जो है किस में रहे बेटा? आरएस का सेंटेंस अगर एसर्टिव में रहे तो ऐसे बदलते हैं, ध्यान देना। सेड को क्या करेंगे बेटा? हाँ, टोल्ड में बदलेंगे, है ना? यहां ध्यान दो पहले। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे बेटा। किस में बदलेंगे? सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, से टू को
टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। समझ पा रही है ना? अभी साधारण इतना ही नियम जान लीजिए, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो सब चीज पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इधर बैक आ जाइए। तो ये तो रहा वर्ब के लिए, वर्ब बदलने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमाज है, सॉरी ये कॉमा है, ये दोनों और ये दोनों क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज है। तो कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे, किसमें, जब वाक्य एसर्टिव सेंटेंस में रहेगा तब। और हटाकर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, वेरी गुड, कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि क्या कहेंगे बेटा, हाँ कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लिखेंगे, हाँ डैट लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो कॉमा माने जो ऐसे वहां पर लगाए हुए है, आई इन्वर्टेड कॉमाज मतलब जो दोनों तरफ से ऐसे लगा हुआ है, यहां पर क्या है, कोई ना कोई सेंटेंस है, ठीक है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाए क्या कर देंगे, डैट लिख देंगे। अब पर्सन कैसे बदलता है, पर्सन मतलब समझ रहे हैं ना, ध्यान दो बेटा, एकदम डिटेल में समझते चलो, अगर नरेशन पर कमांड करना है तो, ठीक है। चलो बेटा यहां कह रहा है कि पर्सन बदलना, पर्सन मतलब जैसे आरबी में आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन रहेगा, सेकंड पर्सन भी आ सकता है, थर्ड पर्सन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो पहले बोलने का तरीका जान लो, आरबी आरएस का सब्जेक्ट आई है और यही कहा जाए कि आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट ही है, इतना समझ में रहे ना। तो अगर हम बोलचाल में अगर हम बोले कि आरएस का सब्जेक्ट क्या है, आरबी का सब्जेक्ट क्या है, तो समझ में आ जाएगा ना। और कहें कि आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ तो आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। पहले तो भाषा जानना जरूरी है, पहले भाषा जानना जरूरी है कि आरएस का सब्जेक्ट आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर हम बोलेंगे तो इस चीज समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो चलो, तो यहां पर जो देख रहे हैं ना बेटा, आरएस का जो सब्जेक्ट आई ये फर्स्ट पर्सन में है, तो सबसे पहले पर्सन जानना जरूरी है ना। क्या जानना जरूरी है बेटा, पर्सन जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, पर्सन, ठीक है। देखो तो क्या मैंने लिखा बेटा, पर्सन, ठीक है। चूंकि एसर्टिव सेंटेंस में अभी हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, तो एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या देखा कि सेड टू को टोल्ड में, सिर्फ सेड रहे तो क्या करेंगे बेटा, ये तो हम लिखे ही नहीं, सिर्फ सेड रहे तो सेड में ही रहेगा बेटा, सिर्फ सेड रहे तो सेड में ही रहेगा, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। जैसे देखो तो से टू को टेल्स में, सेज टू को टेल्स में, लेकिन यहीं पर अगर रहे ये चीज से, सिर्फ से रहे तो से को क्या कहेंगे, से रहने देंगे, और टेल्स रहेगा टेल्स रहेगा, ठीक है ना। चलो बेटा, तो पर्सन में जो है जान लो बेटा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये समझ में आता है क्या है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा किया जाए, जिसके बारे में जिक्र किया जाए। यहां तक कि हमारे गॉड यानी कि भगवान, अल्लाह, खुदा, ये भी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। कोई दिक्कत है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नहीं मैंने बोला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको जो है हम लोग सन के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार, सन के अनुसार, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, क्या आता है, आई और वी, के फर्स्ट पर्सन में आ गया। आई यू आ जाएगा किस में, सेकेंड पर्सन में, और बाकी दुनिया के हर चीज आता है थर्ड पर्सन में, ठीक है ना। क्योंकि कहने वाला कौन हो सकता है,
आई हो सकता है या वी हो सकता है। जैसे मैं या हम लोग, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, या हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो ये ना आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, आई यू हो गया सेकंड पर्सन। अब बाकी दुनिया के हर चीज किस में आता है? थर्ड पर्सन में। जैसे चाहे वो ही हो, सी हो, ईट हो, दे हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जैसे राम हो, सीता हो, यहां तक कि मैंने क्या कहा, डॉट डॉट के बाद गॉड, यानी कि आपके खुदा, भगवान, मालिक भी आते हैं थर्ड पर्सन में, क्योंकि उनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो अब जो है क्या करना है बेटा, पर्सन को बदलना है किसके अनुसार? सन के अनुसार। तो पर्सन तो पता चल गया, पर्सन जो है पता चल गया सब। ठीक है ना, कि आई पर्सन है, वी पर्सन है, यू पर्सन है, ही है, सी है, ईट है, दे है, राम है, सीता, ये सब पर्सन है। किस में आते हैं? पर्सन में आते हैं। ठीक है ना, आई सारे पर्सन को 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है ना, तो अब पर्सन जो है किसके अनुसार बदलेगा? पर्सन जो है बदलेगा, हाँ, सन के अनुसार। अब इस सन क्या है ये जानो, ध्यान दीजिए बेटा, इधर हमें ध्यान दो बेटा। चलो अब फर्स्ट पर्सन, जैसे यहां पर हम फर्स्ट पर्सन लिख दे रहे हैं, समझ जाना आप लोग को फर्स्ट पर्सन में कौन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? अभी तो बोले है ना कि पर्सन जो है सन के अनुसार बदलेगा। सन मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई एन फॉर नो चेंज, वही मैं समझा रहा हूं। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है? अभी वहां पर लिखे हैं, देखिए, हाँ, आई और वी, याद रहेगा। चलिए, और आ गया सेकेंड पर्सन। क्या आ गया? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और थर्ड पर्सन, दुनिया का हर चीज, थर्ड पर्सन किसके अनुसार? हाँ, वेरी गुड, ओ एन फॉर नो चेंज, नो चेंज। तो सन वाली थ्योरी याद रहेगा? बोलिए, कोई दिक्कत? यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई दिक्कत है? अब बैक चलें सेंटेंस को चेंज करने के लिए, ये चीज समझ में आ गया ना? चलिए, अब जैसे यहां पर आ जाओ बेटा, यही सेंटेंस था ना कि ही टोल्ड टू मी, सॉरी, ही सेड टू मी आई एम हैप्पी टुडे। अब देखो टुडे क्या है बेटा? टुडे जो है एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो टुडे को भी बदलते हैं, जो एडवर्ब आता है उसको भी बदलते हैं। टुडे को दैट डे, टुडे को दैट डे, और नाउ को देन। समझ में आ रही है? यस्टरडे को प्रीवियस डे। समझ में आ रही है? तो ये भी सब जानना पड़ेगा, जो अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रखने वाला हूं। चलो बेटा, अभी सेम सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं ताकि समझाने में आसान रहे। सेंटेंस क्या था? ही सेड टू मी, यही ना था? आई एम हैप्पी टुडे, यही सेंटेंस था ना बेटा? चलो, आई एम हैप्पी टुडे। अब यहां ध्यान देने की क्या बात है ये जानो, ये डायरेक्ट सेंटेंस है ना बेटा? डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है ना बेटा? डायरेक्ट स्पीच है। अब देखो, सेड टू को किस में बदलना है मैंने आप लोग को बता दिया है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है?
हाँ, ये क्या है बेटा? हाँ, लेकिन सेंटेंस किसका है? तो आरएस का है, और एसर्टिव सेंटेंस में है। तो यहां पर सेड टू को किसको बदलेंगे? ये जो सब्जेक्ट हो गया, ये आरबी का हो गया। क्या चीज का सब्जेक्ट हो गया? आरबी का। ये चीज ने समझाए थे। अब पर्सन कैसे बदलना अभी मैंने बता दिया, बताया ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सब्जेक्ट को जो है जेव कहते उतार देंगे। यहां कुछ नहीं सोचना है। 5 तरह के सेंटेंस बता रहे थे ना, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आरएस रहे तो यहां जो सब्जेक्ट रहेगा आरवी का, इसको जेव कहते हैं उतार देंगे। सिर्फ सब्जेक्ट को जेव कहते हैं, वहां कुछ नहीं सोचना है। तो ही है, ठीक है ना। अब सेड टू को बदलने से पहले हम आरएस पर ध्यान देंगे कि किस सेंटेंस का ये सेंटेंस है। तो ये असर्टिव का है, तो असर्टिव का अभी रूल बता रहे थे कि सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। तो यहां हो जाएगा टोल्ड। कोई दिक्कत? किस से? तो ये हो गया आरवी का ऑब्जेक्ट, तो यहां हो जाएगा मी। अभी मैंने बताया था कि कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। बताया था ना। बैक चले, जल्दी बोलिए, क्या बोला थे? कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे, है ना। चलिए, तो अब क्या आ जाएगा बेटा? डेट लगा दे यहां पर, क्योंकि ये किस में है? असर्टिव सेंटेंस में है, तो डेट हो गया। अब क्या करेंगे कि सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। कहां ध्यान देंगे? सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। समझ में नहीं है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अभी तो बताया था ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल जाएगा? हाँ, आरवी के सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? आरवी का सब्जेक्ट। तो ये जो है आरएस का फर्स्ट पर्सन, आरवी का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो यहां क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, यहां हो जाएगा ही। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ही कहां से आ गया, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया था कि नरेशन क्या है, कि जब दूसरे के शब्दों को अपने शब्दों में, अपने भाषा में हम बोल देते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरे के शब्दों को हम अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अपने जुबानी बोल देंगे, उसे नरेशन कहेंगे। तो यहां जो कह रहा था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूं। तो आई जो है खुश नहीं है, आई माने मैं खुश नहीं हूं। खुश कौन है? ही खुश है, तो इसलिए यहां पर ही आ गया। अब दूसरा ध्यान देना है वर्ब में, वर्ब, ठीक है ना। यहां पर आई के अनुसार लगा हुआ है क्या चीज? एम। अब यहां पर ही के अनुसार लगेगा, हाँ याद रखना है, ठीक है। क्या लग जाएगा? इज। और उसके बाद हैप्पी, तो हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। और टुडे को डेड डे, सेंटेंस तैयार होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? आसानी से समझ में आ गया ना कि कैसे जो है टोल्ड हुआ, कैसे डेट हुआ, और कैसे जो है यहां डेड डे हुआ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पर ही कैसे हो गया? आई था तो ही कैसे हो गया? और यहां पर एम था तो ईज कैसे हो गया? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो देखो बेटा, लोग कहते हैं, लोग माने कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ शिक्षक कहते हैं कि नरेशन बनाना माने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना लोहे का चन्ना चबाना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ज्वाइन कर लेते हो
तो एकदम चुटकी में नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, ग्रामर का कोई भी चैप्टर आसानी से सीख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा? तो अब इस तरह से नरेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नरेशन समझ में आया ना? क्योंकि हम लोग सिर्फ आज नरेशन का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। क्या दे रहे थे? इंट्रोडक्शन माने परिचय। अब परिचय में हम लोग असर्टिव सेंटेंस देख लिए। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो एक्जुलरी वर्ब से जो सेंटेंस शुरू हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। तो उसका रूल अलग हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ये मैंने पढ़ाया है। ऑप्टेटिव क्या है? एक्सक्लेमेटरी क्या है? सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हर रोज के तरह, ओए गूगल ध्यान दो बेटा, एक बड़ी छोटा बच्चा जो है, क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, गूगल, ठीक है ना, उसका नाम जो है, प्यारा नाम है घर का गूगल। वो थोड़ा सा जो है क्लास में हल्ला गुल्ला कर रहा है। ठीक है, चलो बेटा गूगल, ऐसे शांत रहना है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा मैं चाहूंगा कि हर रोज के तरह मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन बता दूं। क्या बता दूं बेटा? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, यानी कि शब्द जो है कैसे बनाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि हम तो नारा लगाते हैं ना कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ठीक है बेटा, चल तो एक जो है चीज आपको याद रखना है बेटा, पता है क्या? एसएन। एसएन मतलब सिंगुलर नाउन और प्लस ऑफ पीएन, प्लूरल नाउन। ठीक है, इसका लॉजिक सिर्फ ये समझ लेना है कि जो सिंगुलर नाउन होगा वही जो है ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा। यानी कि जो नाउन सिंगुलर में होगा वही नाउन प्लूरल में होगा, तब एक मस्त जो है वर्ड बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? एक मस्त वर्ड बनेगा। बनाकर दिखाऊं? है, चल बेटा, जैसे आ किंग ऑफ किंग्स। चलो बेटा ध्यान दो, पहले तो आप कंसेप्ट समझ लो किस चीज का, इस स्ट्रक्चर का, ट्रिक का। देखो सिंगुलर नाउन कह रहा है ना, तो किंग क्या है? सिंगुलर नाउन है ना, और ऑफ के बाद तो ऑफ आ गया है यहां पर, उसके बाद पीएन माने प्लूरल नाउन। तो यहां जो नाउन है उसी का प्लूरल बना देना है। तो किंग क्या क्या बन गया? किंग्स। ठीक है, प्लूरल हो गया, इसी पर सेट हो गया ना। अब इसका हिंदी निकलेगा बेटा, राजाओं का राजा। कहता है ना कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं हीरोओं का हीरो हूं। ठीक है, मैं विद्यार्थियों का विद्यार्थी हूं, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूं, मैं नेताओं का नेता हूं, और तुम बेवकूफों का बेवकूफ हो। समझ रही है? तुम बेवकूफों का बेवकूफ हो। समझ रही है? अब इस पर जो है बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, क्योंकि ट्रिक आपको मिल गया। हाँ गूगल, हंसते रहो और पढ़ते भी रहो। अ किंग ऑफ किंग्स माने राजाओं का राजा, अ हीरो ऑफ हीरोज, अ हीरो ऑफ हीरोज माने हीरो का हीरो। यही कह दिया जाए अ टीचर ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों का शिक्षक। यही कह दिया जाए कि अ लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं का नेता। और यही कह दिया जाए कि अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों का अपराधी।
आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं भाई साहब। आइए आइए आइए, इधर आइए ना, देखिए ना, इधर देखिए। आप लोग ध्यान दीजिए, यही बच्चा है जो तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। इधर देखिए, इधर बोलिए हाय, हाय बोल दीजिए। भैया लोग पढ़ रहे हैं, बोलिए हाय। वेरी गुड। चलिए अब जाइए, भैया के पास चले जाइए, नहीं हल्ला कीजिए, जाइए। चलिए, तो क्या हुआ बेटा? अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों का अपराधी। समझ मारिए, ठीक है। तो यहां पर तो अब कोई भी कॉमन नाउन, ये सब कॉमन नाउन है क्या? टीचर, लीडर, क्रिमिनल, किंग, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है बेटा? कॉमन नाउन। तो कोई भी कॉमन नाउन लगा सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का विद्यार्थी बन जाएगा ना, है? अ गांव का गांव, अ विलेज ऑफ विलेजेस, अ टाउन ऑफ टाउन्स, मतलब शहरों का शहर। आप बड़ी मस्ती में हैं, आपको भी समझ में आ रहा है क्या? गूगल समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे हम कह दे बेटा ऐसे, अ टाउन ऑफ टाउन्स, मतलब हाँ शहरों का शहर। हाँ, सिवान शहरों का शहर है। समझ मारिए। अ सिटी ऑफ सिटीज, जैसे अ सिटी ऑफ सिटीज। देखो सिटी का प्लूरल कैसे बनता है? जब वाई हटता है तो आई ई एस जुड़ जाता है। मैंने पढ़ाया था ना सिंगुलर से प्लूरल में। बेटा बदमाशी नहीं, इनको पकड़िए, आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। चलिए, अ सिटी ऑफ सिटीज मतलब नगरों का नगर। देखो टाउन अलग होता है और सिटी जो है, सॉरी, टाउन अलग होता है और सिटी अलग होता है। टाउन माने छोटा मोटा शहर, और सिटी माने नगर, ठीक है ना। चूंकि हिंदुस्तान में 4 ही जो है बड़े नगर हैं, मुंबई, कोलकाता, इनको हटाइए बेटा आप लोग, ठीक है ना। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ठीक है ना, चेन्नई। समझ में आ रही है ना? चलो बेटा, तो कहेंगे अ सिटी ऑफ सिटीज मतलब नगरों का नगर, अ गरीबों का गरीब। तो गरीब जो है, सबसे पहले समझो बेटा, यहां क्या है? यहां नाउन कह रहा है, यहां भी नाउन कह रहा है। गरीब क्या है? एडजेक्टिव है। गरीब क्या है? एडजेक्टिव है। तो उसका भी प्लूरल बनता है, उसका भी प्लूरल बनता है। कैसे बनता है मालूम है? गरीब एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने का क्या तरीका है? याद रखना है बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं द लगाकर। जैसे पुअर माने होता है गरीब, और द पुअर माने है गरीब लोग, और रिच माने अमीर, और द रिच माने अमीर लोग। तो बस इसी पर जो है इसको जो है क्या करना है? अरेंज कर देना है। कर दे हम है? जैसे पुअर ऑफ, इसमें ये से लगेगा, अभी बता रहे थे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। पुअर एक गरीब, और द पुअर एक से अधिक गरीब। तो ये द लग गया तो प्लूरल हो गया ना। अभी तो यही बता रहे थे कि पुअर का प्लूरल यानी कि एडजेक्टिव का प्लूरल द लगाकर बनाते हैं। तो पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, द लग गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो पुअर ऑफ द पुअर मतलब गरीबों का गरीब। समझ मारिए है? यही यहां पर कह दे बेटा हम रिच ऑफ द रिच मतलब अमीरों का अमीर। समझ मारिए ना है? हीरोइनों का हीरोइन, इधर नाउन वाले पजामा, हीरोइनों का, वो हीरोइनों का हीरोइन है। अच्छा, एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, चाहे हीरोइन भी कह दो ना। अ हीरोइन ऑफ हीरोइंस, इस पर सेंटेंस बड़ी सुंदर सुंदर बनेगा। जैसे मान लो अ किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूं, आई एम अ किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। द किंग अशोका वाज अ किंग ऑफ किंग्स, माने राजा अशोक क्या थे? राजाओं के राजा थे, ठीक है।
जैसे यहां पर देखो बेटा, टीचर, टीचर माने शिक्षक। अब कहना होगा कि ही इज अ टीचर ऑफ टीचर्स। मिस्टर संजीव शिवानी इज अ टीचर ऑफ टीचर्स। समझ में आ रही है? चलो, अब जैसे लीडर, लीडर माने होता है नेता, इसमें एस लगा है, लीडर्स माने नेताओं का नेता। अब बोले कि मिस्टर मोदी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब मोदी क्या है? नेताओं के नेता है। क्या कि नो, मिस्टर योगी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। कि बिल्कुल रॉन्ग, 100% रॉन्ग। मिस्टर लालू प्रसाद इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। कि यू आर ऑल्सो रॉन्ग। मिस्टर नीतीश कुमार इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। समझ में? अब इस तरह से सेंटेंस तो आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने रास्ता बता दिया, चलना आपका काम है। कोई दिक्कत? चलो बेटा, अब देखो कह रहे हैं क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों का अपराधी। अब कहेंगे यू आर क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, तुम अपराधियों के अपराधी हो। समझ में रही है? किसी का नाम रखकर बोल सकते हो कि ललन इज, ललन मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, कि ललन इज अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। किसी महिला का नाम रख दो कि शबनम इज अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। सिवान इज अ टाउन ऑफ टाउन्स। सिवान क्या है? शहरों का शहर है। मुंबई इज अ सिटी ऑफ सिटीज। मुंबई क्या है? नगरों का नगर है, माने महानगर है। ठीक है? जैसे महाभारत आप लोग देखे हो ना, तो महाभारत में अर्जुन हीरो थे। अर्जुन क्या थे? हीरो थे। कर्ण भी हीरो थे। बहुत सारे योद्धा लोग थे, बहुत सारे हीरो लोग थे। लेकिन कृष्ण भगवान क्या थे? हीरो का हीरो थे। वो नायक नहीं थे, महानायक थे। तो कहेंगे ना कि लॉर्ड कृष्णा इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन महाभारत। क्या मित समझ में रही है? लॉर्ड कृष्णा इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन महाभारत, माने हीरो का हीरो, माने नायक नहीं, महानायक। समझ में रही है सबको ना? चलो, तो ये नाउन वाली बातें समझ में आ गई। अब यहां आ जाओ एडजेक्टिव वाली, क्योंकि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? द लगाते हैं। अभी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे पुअर माने गरीब, द पुअर माने गरीब लोग। रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग। तो यहां पर कह रहे हैं कि पुअर ऑफ द पुअर, माने गरीबों का गरीब। रिच ऑफ द रिच, मतलब अमीरों का अमीर। जैसे कहेंगे मिस्टर मुकेश अंबानी इज रिच ऑफ द रिच इन इंडिया। भारत में मुकेश अंबानी क्या है? अमीरों का अमीर है। क्या कि नो नो नो, इन द वर्ल्ड, यस यू आर राइट, यू आर राइट, ही इज रिच ऑफ द रिच इन द वर्ल्ड। समझ में रही है? किसी का नाम रखेंगे, कहेंगे राकेश इज पुअर ऑफ द पुअर। राकेश क्या है? गरीबों का गरीब है। तुम अंधों का अंधे हो, यू आर ब्लाइंड ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यू आर ब्लाइंड ऑफ द ब्लाइंड। तुम मूर्खों का मूर्ख हो, यू आर फुलिश ऑफ द फुलिश। फुलिश क्या एडजेक्टिव है ना? कहेंगे गूगल जो है मूर्खों का मूर्ख है। गूगल किसी बच्चे का नाम है, आप गूगल वो नहीं समझ जाइएगा, ठीक है ना? तो कहेंगे गूगल इज फुलिश ऑफ द फुलिश। इसको हटाओ ना बेटा, इसको हटाओ, डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ रही है? सबको समझ में आ गई बेटा? तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं? है? बन जाएगा? है? चलो बेटा, तो आज हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा। एक तो वर्ड बनाना हमने सीखा, वर्ड फॉर्मेशन। क्या सीखा बेटा? हाँ, वर्ड फॉर्मेशन आज हम लोगों ने सीखा बेटा।
और ग्रामर में क्या सीखा बेटा? हाँ, ग्रामर में हम लोगों ने नरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर किया, ठीक है। और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन मिलने से पहले मैं रोज़ कहाँ मिलूँगा ये बता दिया है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। लेकिन अगर आप ऐप पर चले आते हैं तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। जो मैं पढ़ा रहा था वर्ड बनाने का, वर्ड फॉर्मेशन, वो किताबों में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये आप लोग किट देख रहे हैं ना बेटा, दिखाई दे रहा है? आप लोग भी देख लीजिए, ये किट देख रहे हैं ना कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ये BBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट और कॉन्टैक्ट नंबर। जिस तरह से फैमिली कोर्स था पूरे फैमिली के लोगों को सिखाने के लिए, उसी तरह से ये किट भी क्या है? फैमिली किट है। पूरे जो है परिवार के बच्चे इंग्लिश सीखेंगे, समझ में आ रही है ना। इसमें 5 किताबें हैं बेटा। कितनी किताबें हैं? 5। पूरे परिवार के लोग इंग्लिश सीखेंगे। इसी के लिए कोर्स का भी नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और यही नहीं बेटा, ये भी देख रहे हैं ना, ये भी बहुत सारी किताबें हैं, ओके। और ये भी किताबें देख रहे हैं बेटा, ये सारी की सारी पुस्तकें मेरी अपनी लिखी हुई है। इसलिए वर्ड पर कैसे कमांड करेंगे, इंग्लिश स्पोकन पर कैसे कमांड करेंगे, ग्रामर पर कैसे कमांड करेंगे, ये मेरी अपनी रिसर्च है। क्या बेटा? मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है। इसको आप लोग और थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, बैक कर लीजिए बच्चे को, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिए अमित, जैसे मान लो कि अगर कोई पूछता है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोलना चले कि ग्रामर पर मेरी अपनी रिसर्च है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो द के प्रयोग के लिए एक पोएम याद रखना है। क्या याद रखना है? हाँ, मेरा एक पोएम है। अगर उस पोएम को याद कर लेते हैं तो आपका द का जो है 80% प्रयोग खत्म हो जाएगा। पता है कौन सा पोएम है? पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस यही कविता है। इस कविता का अर्थ समझ लीजिएगा तो द का 80% प्रयोग खत्म। और जो किट मैं दिखा रहा था, इस किट में जो है बुक नंबर 2, कौन सा बुक है बेटा? बुक नंबर 2, उसके कवर पर ही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, लिखा है ना, पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, देखिए, है ना। तो बेटा ये मेरी अपनी रिसर्च है कि ग्रामर पर कैसे कमांड करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.